बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशंस पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2D मोशन है। देखिए एक MCQ ये बनता है पेपर में और आते रहे हैं कि हम 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें से प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे दोगे? तो इसके लिए 2 वर्ड की मीनिंग सीख लो। देखो अगर फर्ज करो बॉडी मोशंस के दौरान बॉडी मूव करता है और मोशंस के दौरान बॉडी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, यानी बॉडी इस तरीके से मूव करता है, ऐसे ऐसे या ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। जब कोई बॉडी मोशंस के दौरान इस तरह का पाथ बनाए तो बॉडी की जो मोशन होती है वो मोशन इन 1D होती है, वो मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन। और अगर बॉडी मोशंस के दौरान स्फेरिकल कर्व बनाए, स्फेरिकल कर्व यानी ऐसा, ये 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 ये, अगर बॉडी मोशंस के दौरान स्फेरिकल कर्व बनाए तो बॉडी की मोशन 2D होती है, मोशन इन 2D। बातों का MCQs हम इस तरीके से भी देते हैं कि हम कहेंगे कि फर्ज करो कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जंप किया, यानी हम आपसे पूछेंगे कि बताइए जो नीचे ऑप्शंस गिवन है इनमें कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन है, और 4 ऑप्शन दे देंगे कि फुटबॉल को किक ऑफ किया, खिड़की से किसी स्टोन को बाहर फेंका, इस तरह कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। और फिर नीचे ऑप्शन देंगे कि पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, पहला दूसरा करेक्ट है। यानी जो 3-4 एग्जाम्पल दी है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप ये सोचोगे कि जो जो एग्जाम्पल दी गई है जब वो बॉडी मूव करेगा तो वो उसकी मोशन कैसी होगी, क्या कर्व पाथ होगी या नहीं होगी। कर्व पाथ है तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, कर्व पाथ नहीं है तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। जैसे खिड़की से एक पत्थर हमने बाहर फेंका तो बताओ वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि पत्थर यूं मूव करेगा। फुटबॉल को किक किया हवा में, किक ऑफ, वो भी होगा। ठीक है, एथलेटिक्स जो जंप करते हैं, हाई जंप पर भाग कर आते हैं जंप करके दूसरी तरफ, तो उनकी जो जंपिंग है वो भी मोशन कैसी है? प्रोजेक्टाइल है, कर्व है, यूं है। तो ये MCQ अक्सर देखा गया है। ठीक है, तो आप पहचानोगे कैसे कि अगर बॉडी मोशंस के दौरान स्ट्रेट लाइन बनाए जैसे हम आप बनाते हैं इससे नॉर्मल चलने में तो ये 1D मोशन है, कर्व पाथ बनाए तो 2D मोशन है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अच्छा, अब आपके सिलेबस में हर तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लूड नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में यानी हमारे जो MCQs हैं उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन उस कर्व का आएगा जो सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा? सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल का मतलब ये देखो, ये इसको दरमियान में से कट कर दो तो दाएं और बाएं वाला हिस्सा ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, सवाई डायरेक्शन के। इस तरह का पाथ दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये सिमेट्रिकल पाथ है और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक, अच्छा, तो अब फिर एक सवाल कि इस तरह का पाथ कब बनेगा? ठीक है, तो याद रखो
वो बॉडी जो मूव कर रहा है उसमें से उसके उसके पास उसको 3 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। नंबर 1, उसका जी, स्मॉल जी चेंज नहीं होना चाहिए। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चेंज नहीं होना चाहिए। जी जो है ना, स्मॉल जी, ये अर्थ के सरफेस पे 9.8 होता है। ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यानी सरफेस से नीचे जाएगा तो उसको डेप्थ बोलते हैं, ऊपर जाएगा तो हाइट बोलते हैं। दोनों सूरतों में जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज। तो अगर जी चेंज हुआ तो फिर पाथ ऐसा नहीं बनेगा। तो सिमेट्रिकल पाथ बनाने के लिए जी का कांस्टेंट होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, एयर फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एयर फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। होता है, हाँ होता है तो पाथ ऐसा नहीं बनेगा, फिर किसी और तरह का बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सारे टाइप्स के हैं। अगर इस तरह का पाथ बनाना है तो एयर फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हवा तेज चलती है तो हमारी मोशन आसान हो जाती है, ऑपोजिट चल रही है तो मुश्किल हो जाती है। तो एयर क्या का इफेक्ट होता है ना। तो अगर एयर का इफेक्ट हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो होगा, लेकिन पाथ सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। बनेगा कर्व, लेकिन इस तरह का नहीं। और हमारा सिलेबस सिमेट्रिकल पाथ को कवर करता है, मतलब एयर फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, अर्थ की रोटेशन की वजह से भी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। आती है, नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो पाथ ऐसा नहीं बनेगा। यानी नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन, या अर्थ मोशन लिख देता हूं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि इस लेवल पर प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना है तो जी चेंज नहीं होगा, एयर फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, अर्थ की रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अज्यूम किया ना, अज्यूम से निकला एजम्पशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशंस के एजम्पशंस है, ये प्रोजेक्टाइल मोशंस के एजम्पशंस है, ये एजम्पशंस है, एजम्पशंस है ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो पेपर में एक एमसीक्यू और आता है, हम कहेंगे टू परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन टू प्रोड्यूस असिमेट्रिकल पाथ। अब नीचे ऑप्शंस गिवन देंगे। नंबर 1, जी शुड बी कांस्टेंट। नंबर 2, एयर फ्रिक्शन, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एयर फ्रिक्शन, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर। ये दे दिया, अब फिर नीचे लिख के दे देंगे। 1 is only correct, 2 is only correct, 3 is only correct, 1 and 2 only correct, 1 2 3 correct। तो ये तीनों यानी 1 2 3 ये तीनों करेक्ट होंगे। यानी हम ये तीनों लिख के दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में सिमेट्रिकल पाथ प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से किसका होना जरूरी है, किसका वेरीफाई होना जरूरी है। तो तीनों का होना जरूरी है। तीनों में से एक भी नहीं गड़बड़ हुआ तो पाथ सिमेट्रिकल नहीं बनेगा और हमारा पूरा सिलेबस सिमेट्रिकल पाथ का है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब है पाथ हमारा ऐसा बन रहा है सिमेट्रिकल। पाथ हमारा कैसा बन रहा है? सिमेट्रिकल। ये जो पाथ है इसके दो नाम है। नंबर 1, पैराबोला। क्या नाम है इसका? पैराबोला। और फिजिक्स की लैंग्वेज में, ये कर्व की लैंग्वेज में इसका नाम है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका नाम है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री।
पैराबोला इस शेप को बोलते हैं, यानी वो कर्व की शेप को बोलते हैं। तो अक्सर ये एमसीक्यू, यानी अगर बहुत आसान एमसीक्यू पूछे तो हम ये पूछ लेते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा कर्व बनता है। नीचे दे देंगे पैराबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व, इलिप्स, तो पैराबोलिक कर्व। ठीक है। और जिस बातों का ऐसे भी पूछते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो ये है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब एक एमसीक्यू पेपर में पूछते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देंगे और पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 4 ऑप्शन दिया, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दूसरा ऑप्शन दिया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बी एक्स। तीसरा x इज इक्वल टू ए बी वाई। चौथा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई। ये 4 इक्वेशन देती है, मतलब इस तरह की कोई भी 4 इक्वेशन दे देंगे, जरूरी नहीं कि यही है। हम पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब कैसे बताओगे, उसकी ट्रिक सीख लो। आप सबसे पहले देखोगे कि इन 4 में से कौन सी इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है। अच्छा, मैथमेटिक्स में वेरिएबल किसको बोलते हैं, मैंने पहले भी शायद बताया हो, एक्स वाई जेड टी यू थीटा। ये 6 वेरिएबल है, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल है। ये देख के आप समझ लो कि ये वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले देखोगे इन 4 में से कौन सी वो इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है। तो इत्तेफाक से चारों में है। देखो चारों में एक्स और वाई मौजूद है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सब में मौजूद है। चलो चारों में है। फिर देखेंगे वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल पे स्क्वायर है और दूसरे वेरिएबल पे पावर 1 है। एक पे स्क्वायर और दूसरे पे 1। इसमें देखो एक्स और वाई वेरिएबल है, दोनों पे पावर 1 है। इस पे देखो पावर 1 है, एक्स पे स्क्वायर है, 1 1 है, 1 1 है। कुछ समझ में आया कौन सा सही होगा? हाँ, मतलब क्योंकि ये सब तो एक जैसे हैं। दो वेरिएबल, एक वेरिएबल पे स्क्वायर और एक पे पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जो भी दिखे वो प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट। तो ये एमसीक्यू भी अक्सर पूछा गया है। ठीक है, अच्छा। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री है, हर कर्व की इक्वेशन होती है, हर कर्व की इक्वेशन होती है और हर इक्वेशन का कर्व होता है। अगर इसकी इक्वेशन पूछ रहे, इसकी, तो इसकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होती है वो ये है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर। देख के बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है या नहीं? प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। कैसे पता चला? दिख रहा है। हाँ, 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, एक पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे पावर 1 है। तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है।
यहां से बॉडी मूव करना शुरू करता है, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को ना तो वी आई से लिखेंगे और ना ही यू से लिखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट से लिखते हैं। वैसे तो जब एमसीक्यूज करोगे तो ऑप्शन देख के समझ जाओगे कि ये इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड सिंबल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को वी आई या यू से नहीं लिखते, किससे लिखेंगे? वी नॉट से। अच्छा, ये एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है, ये वी नॉट है। वेलोसिटी वेक्टर है, हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर 2D है तो, 3D होगा तो 3 कंपोनेंट। ये तो 2D मोशन है तो कितने कंपोनेंट होंगे? दो। एक एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट को बोलोगे वी नॉट एक्स, वाई कंपोनेंट को बोलोगे वी नॉट वाई। जैसे वेक्टर एफ है तो एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, वाई कंपोनेंट एफ वाई। वेक्टर वी नॉट है तो एक्स कंपोनेंट वी नॉट एक्स, वाई कंपोनेंट वी नॉट वाई। वी नॉट एक्स का फॉर्मूला होगा वी नॉट कॉस थीटा, और वी नॉट वाई बराबर होगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक, अच्छा, ये हो गया। याद रखिएगा कि पीक पॉइंट पर, सॉरी इनिशियल पॉइंट पर, ना तो एक्स जीरो होगा ना तो वाई जीरो होगा। जीरो दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, ये 100% कंफर्म है। एक्स भी जीरो नहीं, वाई भी जीरो नहीं, कहां पर? इनिशियल पर। फिर बॉडी मूव करके पीक पे आ गया। अब जब पीक पे आ गया तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग पहले लिखा है वी एफ से या वी से। प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइनल वेलोसिटी को सिर्फ वी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वी से। सही है। अब सुनिए गौर से, एक एमसीक्यू पूछते हैं कि एट पीक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने वो वर्ड काट दिया, ठीक है, यानी काम की बात लिख रहा हूं, जो एक्स्ट्रा बातें हैं यानी आम सी बात है उसको लिख नहीं रहा। एट पीक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लें तो सब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। एट पीक पॉइंट velocity of y component will be, तो याद रखिएगा पीक पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। पीक पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है? जीरो। तो यहां पर v है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक vx और एक vy। तो vy क्या होगा? vy जीरो, vy जीरो, vy इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो एमसीक्यू क्या पूछते हैं वो सुनो, हम पूछेंगे एट इनिशियल पॉइंट या एट लॉन्चिंग पॉइंट। लॉन्चिंग और इनिशियल एक ही बात है। एट इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट is 10 meter per second, then its velocity, पहला सवाल, its velocity at peak point will be, पहला सवाल। इसी तरह इसके अंदर दूसरा सवाल, its velocity of x component at peak point। अब ये दो सवाल आ गए, यानी ये इंफॉर्मेशन है
और इससे 2 एमसीक्यू हम बनाकर पूछ सकते हैं। नंबर 1, हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के इनिशियल पॉइंट पर एक बॉडी है, उसके एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी दी हुई है, ये दी हुई है। पीक पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पूछेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पीक पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी पूछेंगे, वाई कंपोनेंट तो 0 है तो वो तो नहीं पूछेंगे। पीक पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी पूछेंगे या पीक पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पूछेंगे, तो उसका जवाब क्या होगा? तो गौर से सुनना, पहले इसका सवाल, इसका आंसर, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान बॉडी के एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो कहीं पर भी पूछ ले, ये देखो, फर्ज करो यहां पर एक्स कंपोनेंट है वी नॉट एक्स है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर पीक पे पूछ ले, दरमियान में कहीं पूछ ले, या एंड में कहीं पूछ ले, कहीं पर ही पूछ ले, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी कितनी है? 10। तो इसका मतलब है पीक पॉइंट पर भी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई? तो फिर ठीक है। ओके, अच्छा, अब दूसरा सवाल कि पीक पॉइंट पर वेलोसिटी, पीक पॉइंट पर, तो याद रखिएगा पीक पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट के ही बराबर होती है क्योंकि वाई कंपोनेंट 0। सुनो गौर से, जब 2 कंपोनेंट है, हाँ ये था कि इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड, पीक पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो बराबर, पीक पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी, तो मैंने कहा पीक पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट के बराबर। अब क्यों और कैसे वो भी देखो। एट पीक पॉइंट, एट पीक पॉइंट v बराबर होगा v नॉट x के या v x के, ये दोनों तो बराबर, x कंपोनेंट तो चेंज होगा ही नहीं। और पीक पॉइंट पर ये फाइनल वेलोसिटी भी बराबर होगी। कैसे? आपने पढ़ा है कि जब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो x और y, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि x और y कंपोनेंट एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी ये है ना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और पीक पॉइंट पर वी वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो इसकी जगह 0 रखा, नहीं सब 0 नहीं हुआ, ये 0 हो गया, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो v किसके बराबर हो गया? ये देखो वी एक्स के। यानी पीक पॉइंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो एक्स कंपोनेंट के बराबर होती है। ठीक, अच्छा, फिर एक सवाल पूछेंगे, सोच के जवाब दीजिएगा। एट इनिशियल पॉइंट, एट इनिशियल पॉइंट velocity of a body is, of a body is 20 meter per second. Then velocity of the body, then velocity of the body at the time to hit the ground, hit the ground, वो कितना होगा? यानी सवाल ये है, ये प्रोजेक्टाइल है, यहां पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, जब ग्राउंड से हिट कर रहा है तो यहां पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी?
याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल यानी ग्राउंड लेवल कोई भी हो, ये ग्राउंड लेवल ये भी ग्राउंड लेवल, दोनों ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर वेलोसिटी बराबर होता है। यहां पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा अब फिर एक सवाल पूछेंगे, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन? इनिशियल पे और फाइनल पे। पीक पे तो वाई कंपोनेंट 0 होता है, वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इनिशियल पे और फाइनल पे यानी ग्राउंड लेवल पर वेलोसिटी बराबर होती है और मैक्सिमम होती है। यानी मैंने कहा ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड लेवल का मतलब है यहां और यहां। जी ठीक है, अच्छा फिर एक पूछेंगे मिनिमम वेलोसिटी किधर होती है? पीक पॉइंट पर एट पीक पर। सही, चलो ये बात भी हो गई। ठीक है, ये अभी वेलोसिटी की बात की। अब एक्सेलरेशन, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? पाथ इन ट्रेजेक्ट्री, पाथ इन पैराबोलिक पाथ मोशन। और से सुनिएगा, जब बॉडी ये पहले तो एक पॉइंट समझाओ कि प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान पाथ कर्व क्यों बनता है? कर्व बन रहा है ना, क्यों बन रहा है? 2D तो है, तो कर्व क्यों बन रहा है? कर्व पाथ है तब 2D है, तो कर्व बना क्यों वो समझो। नहीं समझो, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहां पर फुटबॉल है, मैंने कहा फुटबॉल को किक कर दो, इस तरह के बॉल हवा में चली जाए तो आपको फोर्स यहां में मारनी पड़ेगी, यहां पर। तो आपने न्यूटन के लॉ में पढ़ा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। फोर्स तो मैंने ऐसे लगाई, तो बॉडी तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे, लेकिन ऐसे जाता तो नहीं है। क्यों? बॉडी जैसे ही हवा में जाती है ना, ग्रेविटी की फोर्स बॉडी को नीचे पुल करना शुरू कर देती है। ग्रेविटी की फोर्स बॉडी को नीचे पुल करना शुरू कर देती है। बॉडी जाना चाहती इधर एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे लाना चाहती है। नतीजा ये निकलता है ना बॉडी इधर जाता है ना नीचे आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कर्व होता है, कर्व होता है। तो हम ये कहते हैं कि मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, दो एंगल नहीं होना चाहिए 0 और 90, व्हेन बॉडी मूव्स विथ सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो बॉडी कैसा पाथ बनाएगा? पैराबोलिक। तो बॉडी की मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है एक्स एक्सिस से कुछ एंगल से मूव करना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक, अच्छा तो एक एमसीक्यू बनेगा कि बताइए प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कितना होता है? प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कितना होता है? आंसर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, और ग्रेविटी से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कितना होता है?
9.8। एक तो ये सवाल, यानी जी। दूसरा सवाल, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन कितना होता है? फिर सवाल मेरा, प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम